नमस्कार। रात के 10 बज चुके हैं और कचहरी लगातार बीते 5 दिनों से लग रही है झारखंड की राजधानी रांची में। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोरहाबादी मैदान में, जो शहर की पहचानों में से एक है। यहीं पास में फुटबॉल ग्राउंड है, शिबू सोरेन का घर भी है। और इन सब के बीच जब पहचानों और प्रतीकों की बात हो रही है तो मेरी नज़र तो उस युवा शक्ति पर भी जा रही है जो किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र का, पीढ़ी का, समाज का, देश का भविष्य होती है। 19वां दिन है आंदोलन का। कुछ मांगे मान ली गई हैं, लेकिन छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। लेकिन आज मैं आपको कचहरी में छात्रों की बात तो सुनाऊंगी ही, लेकिन साथ ही ये भी बताऊंगी कैसे मनी ही मेरिट है। 60 लाख रुपए में किस तरह से सीटें बेची गई, नौकरियां बेची गई। जब यह खुलासा सामने आया पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में, तो परत दर परत आप समझ पाएंगे कि छात्रों का आंदोलन क्यों न सिर्फ पीड़ादायक है बल्कि सिस्टम के प्रति सड़ांध दिखाता है, निराशा दिखाता है। पीटी यानी प्रीलिम्स परीक्षा पास कराने के लिए करीब 5 लाख रुपए, मेंस पास कराने के लिए करीब 10 लाख रुपए और फाइनल चयन के लिए करीब 40 से 60 लाख रुपए। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी में परीक्षा पास कराने के लिए ये वो रेट लिस्ट है जो आरोपियों से पूछताछ के बाद सामने आई है, जिससे पता चल रहा है कि कैसे जेपीएससी में मेरिट की बोली लगाई जाती थी और 60 लाख रुपए में अफसर बनाने का खेल चल रहा था। इसका पता चला है इस मामले के किंग पिन माने जाने वाले अभय तिवारी से सीआईडी की पूछताछ के दौरान। अभय तिवारी वही शख्स है जिसके पोस्टर रांची के छात्र आंदोलन के दौरान देखे जा रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अनियमितता और गड़बड़ियों की सीआईडी जांच कर रही है और इसमें एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। टीडीपीएल के पूर्व मैनेजर अभय तिवारी का कबूलनामा। सोर्सेज से पता चल रहा है कि उसने ये माना है कि पैसों के बदले अभ्यर्थियों को उसने जानकारी मुहैया कराई। सूत्रों के अनुसार अभय तिवारी ने सीआईडी को बताया कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पैसे लेकर पास कराया गया। यही नहीं, जेपीएससी बैकलॉग परीक्षा में भी 50 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पैसे लेकर पास कराया गया। अगर अभय तिवारी के आरोपों में सच्चाई है तो लगभग 150 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पैसा देकर नौकरी खरीदी है। अगर रेट लिस्ट के हिसाब से देखें तो इस खेल में करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए गए। 8 लाख रुपए में अफसर बनाने का खेल कैसे चल रहा है? सर ये खेल आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। बहुत हाई लेवल का है मैम, ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, बहुत बड़ा सिंडिकेट है। इस पे अगर अच्छे तरीक़ा से, अभी तो आज हम लोग का जो आंदोलन है, ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन जो है ज्वलंत मुद्दा है, हम लोग अचानक से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम लोग को मैम आंदोलन को दबा दिया जाता था। कोई मीडिया यहाँ, नेशनल मीडिया या तमाम लोग यहाँ पे नहीं आ पाते थे। हर नीचे से लेवल, ऐसा नहीं कि यहाँ तक कि प्यून के लिए भी आपको अगर ये करना है, प्यून का भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी 10-20 लाख रुपए आपको घूस देना होगा। तो ये पैसा कैसे मांगा जाता है, किस तरह से मांग? सबका एक मिडमैन होता है मैम, सबका एक मिडमैन होता है, दलाल जिसको बोलते हैं ना मैम। वो दलाल एक हर वो जॉब का एक दलाल होता है। वो आपको कांटेक्ट करेगा कि अगर इतना जॉब हुआ तुम्हारा नहीं निकला, हम तुमको निकलवा के दे रहे हैं, तुम 10 लाख दो, तुम 5 लाख दो, तुम 50 लाख दो, हम इस जॉब में तुम्हारा सेटल करवा देंगे। और उसमें भी मैम वो मतलब 100% गारंटी के साथ नहीं, आपका पैसा डूब भी सकता है। मैम ये सारा कैश में रहता, ऑनलाइन नहीं लेता। और एक चीज़ और बता दें कि आखिर आपका भी क्वेश्चन होगा कि हरियाणा पंजाब वाला ही क्यों बोल रहा है। उन लोग मैम मोटा रकम एक ही बार दे देता है जाके, और यहाँ का बच्चा क्या करेगा ना कि मौसी से पैसा मांगेगा, चाचा से पैसा मांगेगा, जमीन बेचेगा, तो हल्ला हो जाएगा। और हल्ला हो जाएगा तो इन लोगों का खुलासा हो जाएगा। इस मामले में पैसे के लेन देन का पता लगाना अब जांच एजेंसी के लिए कम बड़ी चुनौती नहीं होगी। सीआईडी को अब न सिर्फ मनी ट्रेल बल्कि अभ्यर्थियों की पहचान, परीक्षा परिणाम और आरोपों से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच करनी होगी। हालांकि छात्र आंदोलन के दबाव के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने एक दिन पहले 14वीं प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी और 2 बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। किन परीक्षाओं को हम रद्द करने जा रहे हैं, रद्द करने का निर्णय लेने की सरकार ने छात्रों को आश्वस्त किया है।
किन किन परीक्षाओं को जांच करने का आश्वासन दिया है। लेकिन आरोपियों से पूछताछ और जांच में छन कर आ रहा है, उससे इतना तो पता ही चल रहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग में मनी ही मेरिट है। सोर्सेज से हमें यह भी पता चला है कि अभय तिवारी ने पूछताछ में आईएएस मनीष रंजन का भी जिक्र किया है। मनीष रंजन से मिलने उनके घर पर टीडीपीएल से जुड़े हुए सतपाल सिंह और रामवीर सिंह का आना जाना था और मनीष रंजन से जुड़े हुए 3 अभ्यर्थियों की सेटिंग इस दौरान कराई गई। हालांकि अभय तिवारी ने मनीष रंजन से जुड़े आरोप के संबंध में ये दावा नहीं किया। उसने खुद किसी अभ्यर्थी की सेटिंग होती देखी थी। उसका बयान मुख्य रूप से टीडीपीएल से जुड़े लोगों की बातचीत और उनके जरिए मिली जानकारी से मिला था। बीजेपी ने इस पूरे मामले को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला बता दिया। लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है टीडीपीएल के द्वारा, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो। ये 400 करोड़ का घोटाला हुआ। ये हिस्सेदारी किसको किसको गई, छात्र इसीलिए पूछ रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा बिफर गई। जेएमएम की सांसद महुआ मांझी कह रही हैं कि जेपीएससी में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां तो बीजेपी के राज में हुई। झारखंड में भाजपा के कार्यकाल में जेपीएससी में इतनी गड़बड़ियां हुई थी। फर्स्ट एंड सेकंड जेपीएससी में जो सीबीआई केस दर्ज हुआ था, वो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। 15-16 साल से ज्यादा बीत गया है, अभी तक सीबीआई का रिजल्ट नहीं आया। और भाजपा और उसके सहयोगी दलों के कई नेताओं के रिश्तेदार नौकरी कर रहे हैं, उन पर भी केस चल रहा है सीबीआई का, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। और ये तो एक दिमाग टाइप का लगा हुआ था, जिसे झाड़ते झाड़ते हमारी सरकार ने काफी हद तक ठीक किया है। गड़बड़ियां चाहे इस सरकार के राज में हुई हो या पिछली सरकार के राज में, इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उन आम स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को भुगतना पड़ा है। सबसे बड़ा सवाल तो झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी पर है, क्योंकि उसकी तो स्थापना ही राज्य में सरकारी पदों पर भर्ती कराने के लिए हुई थी। उसने अपना ही काम सही तरीके से नहीं किया। जहां सिर्फ मेरिट पर काम होना था, वहां मनी का बोलबाला हो गया। पैसे के इस खेल ने न सिर्फ जेपीएससी बल्कि सरकार की साख को भी बट्टा लगा दिया। रांची से हरवंश के साथ मीनाक्षी कंडवाल की रिपोर्ट। छात्रों का दर्द असहनीय है। उनके परिवारों की उम्मीद जिस तरह से टूट रही है, वो देखना हृदय विदारक है। और इन सब के बीच जो छात्र मांग प्रमुखता से उठा रहे हैं कि सीजीएल की परीक्षा भी रद्द हो, सीजीएल के जो नतीजे आए थे उनको भी वापस लिया जाए। ये मांग कितनी व्यवहारिक है? क्या इस फैसले को वापस ले पाना हेमंत सरकार के लिए संभव है? क्योंकि सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कोर्ट के आदेश की। और इन सब के बीच नेपाल कनेक्शन का वो सच जो आपको बताएगा कि ये कितना बड़ा नेक्सस था, कितने प्लान तरीके से षड्यंत्र को अंजाम दिया गया और कैसे नाक के नीचे सिस्टम की सब कुछ हो रहा था, लेकिन सिस्टम आंख मूंदे बैठा था। सरकार देखती रही जब तक कि छात्र आंदोलन पर नहीं बैठ गए। रांची की सड़कें इन दिनों सिर्फ गाड़ियों का शोर नहीं सुन रही, वो सुन रही हैं युवाओं के टूटे सपनों की चीख। बात हक की है, इंसाफ की है और उस भरोसे की है जो हर बार परीक्षा सेंटर के बाहर टूटकर बिखर जाता है। जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वो परीक्षा जो सोरेन सरकार के लिए न निगलते बन रही है और न उगलते। सड़कों पर छात्र जमे हैं, रात के अंधेरे में प्रशासनिक अफसर आते हैं, बातें होती हैं और टीम बैरंग लौट जाती है। मांग सीधी है,
धांधली वाली परीक्षा रद्द हो और जांच सीबीआई के हवाले की जाए। नहीं, मतलब सबका सेंटिमेंट पूरा झारखंड का मतलब सीजीएल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें मतलब कई बार कैंसिल हुआ। एक रघुवर दास समय भी आया, उस समय भी मतलब लास्ट कैंसिल हो गया। लेकिन इस समय 2023 में जनवरी में हुआ था एग्जाम। धांधली का आरोप लगा पूरा एकदम, मतलब हर जगह, मतलब जैसे दुकान में जैसे पेपर टाइप पूरा एकदम मतलब बट रहा था, इस तरह से हुआ। तो उस समय हम लोग पूरा बहुत आंदोलन किया, तो उस समय मतलब रद्द हो गया। तो उसका मतलब सीआईडी का फिर जांच गवर्नमेंट दी, लेकिन सीआईडी की जांच दी तो कुछ मतलब आज तक फल ही नहीं मिला, इसलिए हम लोग के सीआईडी पे भरोसा ही नहीं हुआ। सोरेन सरकार ये कह रही है कि भाई वो तो एग्जाम जो है, जब इस पर जुडिशियल प्रक्रिया चली, न्यायिक प्रक्रिया चली, तो केस कोर्ट की नज़र के आगे से निकला, तो अब हम उसको कैसे कैंसिल कर दें? उनका ये बड़ा। मैडम एक चीज़ बताइए, जब उस जांच में जब अभय तिवारी जो उस जांच में अभी तो डायरेक्ट बोल रहा है कि सीजीएल में धांधली हुआ है, अभय तिवारी अभी बोल रहा, उस जांच में उस आदमी को क्यों नहीं पकड़ा गया आखिरकार? झारखंड में ये सीजीएल के अगर बोले तो 2014 से ही आ रहा है। आप समझ लीजिए कि मतलब अभी 2025-26 में ज्वाइनिंग इसका हुआ है। 14 में प्रक्रिया शुरू हुई, 2014 में, और 24-25 में आके नौकरी हाथ में आई। सोचिए, 14 से 24, 10 साल का ये वक्त हो गया, 10 से 12 साल का। 10 साल में कहते हैं कि एक पीढ़ी बदल जाती है। उतना इंतज़ार अगर एक युवा कर रहा है तो उसका सब्र जवाब क्यों नहीं देगा अगर उन एग्जाम्स में धांधली और गड़बड़ियाँ होंगी? हेमंत सोरेन सरकार छात्रों से संवाद कर रही है। उनकी कई मांगे मानी जा चुकी, लेकिन आखिर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करना अब सोरेन सरकार के लिए कानूनी रूप से लगभग नामुमकिन क्यों हो गया है? क्या कानून का चक्र कुछ ऐसा घुमा है जिसने सरकार के हाथ बांध दिए? एनडीटीवी पर इस मामले की डिटेल्स तसल्ली से समझ लीजिए। मामला 2231 पदों का है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जूनियर सचिवालय सहायक, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर और अंचल निरीक्षक जैसे सरकारी पद। टाइमलाइन क्या कहती है? जनवरी 2024 में पहली बार परीक्षा हुई, लेकिन पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बाद इसे रद्द करना पड़ा। सितंबर 2024 में दोबारा परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन बदकिस्मती से धांधली और नकल के आरोप फिर से लगे। दिसंबर 2024 तक मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने अंतिम नतीजों पर रोक लगा दी और परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस विवाद में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब एसआईटी को पता चला कि 28 अभ्यर्थियों को नेपाल ले गया था। उसमें से 10 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल भी हुए, लेकिन एसआईटी ये सुनिश्चित नहीं कर पाई है कि उन्हें जो प्रश्न पत्र और उसके जवाब दिए गए थे वो सही थे या नहीं। सरकार का कहना है कि इसमें इसको हाई कोर्ट ने नियुक्ति दिया है, हमने नहीं दिया, तो इसको हम रद्द नहीं कर सकते, हाई कोर्ट कर सकते हैं। आप बताइए मैम, जब पश्चिम बंगाल में टीचर का वैकेंसी था, उसमें 10-10 साल नौकरी करा के 11वां साल में जब उसको हाई कोर्ट रद्द कर सकती है, तो झारखंड के लिए कोई अलग से संविधान तो नहीं लिखा हुआ कि झारखंड हाई कोर्ट नहीं कर सकती? जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय से ही आवाज़ उठा रहे हैं कि एकदम धांधली हुआ है, लेकिन सरकार इतना ज़्यादा ये उसी वक्त से सिर्फ खेलते रही, इतना केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जैसे तैसे ये लोग जीत गए, और वहाँ से मतलब तुरंत ज्वाइनिंग देना, जैसे लग रहा है कि एकदम हड़बड़ी है सब, क्योंकि सब छिपाना था, इन लोगों को सब बचाना था। छात्रों का गुस्सा जायज है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हक मारी की गई है, लेकिन अब भी मामला कानून की चौखट पर था। दिसंबर 2025 में झारखंड हाई कोर्ट ने नतीजों और नियुक्तियों पर लगी रोक हटा दी। सीबीआई जांच और परीक्षा पूरी तरह रद्द करने की मांग खारिज कर दी गई। नेपाल गए 10 सफल अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोककर बाकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की इजाजत मिली। जनवरी 2026 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। वो नौजवान हमारे अब समझिए कि ये परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो सकती। जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है, तो राज्य सरकार के पास कानूनन परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अगर सरकार अब दबाव में आकर परीक्षा रद्द करती है, तो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना होगी। चयनित अभ्यर्थी तुरंत कोर्ट चले जाएंगे।
यानी सोरेन सरकार के मुताबिक वो कानून और जन आक्रोश के दो पार्टों के बीच पिस रही है। नौजवानों के भविष्य को लेकर जिस तत्परता के साथ राज्य सरकार अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ा रही है, जो आप लोगों के सामने भी है। सरकार मजबूरी गिनाती है लेकिन आश्वासन देती है। छात्र कहते हैं कि मांग पूरी होने तक धरना चलता रहेगा। तो फिर इस डेडलॉक के टूटने का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ बातों पर सहमति हो सकती है, जैसे नेपाल मामले में संदिग्ध 10 अभ्यर्थियों पर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हो। अगर धांधली साबित होती है तो सिर्फ दोषी बाहर हो, पूरी परीक्षा नहीं। कानून का स्पष्ट मानना है कि अगर धांधली के आरोपियों की पहचान संभव है तो पूरी परीक्षा रद्द करने के बजाय सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई की जाए। भविष्य की परीक्षाओं के लिए एसओपी मजबूत हो ताकि हर बार युवाओं को कोर्ट के दरवाजे न खटखटाने पड़े। जो एग्जाम हुआ, चाहे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, जेएसएससी का हो, सीजीएल, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उसको रद्द करते हुए सरकार सीबीआई जांच कराए और छात्र अपनी मांग, अपना हक मांग रहे हैं। वो कोई सरकार से कोई अन्य चीजें नहीं मांग रही, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। कानूनी मजबूरी और जनाक्रोश की इस जंग में देखना ये होगा कि सोरेन सरकार कानून का रास्ता चुनती है या युवाओं का भरोसा बहाल करने का कोई नया रास्ता तलाशती है। आंदोलन को 19 दिन बीत चुके हैं और सवाल यह है कि आखिर अब आंदोलन खत्म होने की सूरत क्या होगी, समाधान क्या होगा, छात्र कैसे अपने घरों को वापस लौट पाएंगे धरने पर से। तो कचहरी में अब ये फाइल मैं आपके लिए खोलूंगी। सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के भीतर से परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर चुके हैं तो पेंच कहाँ फंसा है? क्यों छात्रों को अब भी इस फैसले पर या उनके स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं हो रहा है? तो उस बात की जड़ें छिपी हैं पुराने अनुभवों पर। इससे पहले क्या क्या हुआ और छात्रों ने क्या क्या सहा और पुराने आंदोलन किस तरह से छात्रों के क्रश किए गए, बड़ा सवाल है। का उपयोग करके बच्चों को दबाना चाहता है और ये अनशन को, जो हमारा पीसफुल अनशन को दिशा भ्रमित करना चाहता है। चौराहे पे भी बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे पुलिस फोर्सेस चौराहे पे भी खड़े थे। गन लेके क्यों आए थे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। आने के बाद स्टूडेंट लोग को खूब डराते हैं, धमकाते हैं। डिप्टी कलेक्टर आए, एसएसपी आए, सिटी एसपी आए, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर भी आए और उनके साथ रांची के धरना स्थल पर पहुंचा पुलिस और प्रशासन के लोगों का अमला। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जब इतनी बड़ी तादाद में प्रशासनिक अधिकारियों का जमघट लगा तो एक बार को छात्रों को लगा कि जबरन धरना खत्म कराने की तैयारी चल रही है। छात्रों का आरोप है कि धरना स्थल की बिजली काटी गई और प्रशासन ने आधी रात को उनसे स्टेडियम से चले जाने का दबाव बनाया। सरकार अपनी प्रशासन के तहत, वो अपनी शक्ति के तहत शक्ति का उपयोग करके बच्चों को दबाना चाहता है और ये अनशन को, जो हमारा पीसफुल अनशन को दिशा भ्रमित करना चाहता है, डराना चाहता है, धमकाना चाहता है और वो छात्रों को बांटना भी चाहता है। छात्रों से जिस तरह से कह रहा कि आपका अपना फ़ोन नंबर दो, आप जिस थाने में, आपका थाना किसके अंडर में आता, कौन सा थाना है, आपका पापा का नाम क्या है, एड्रेस क्या है और क्यों कर रहे हो यहाँ पे, कहाँ से आए हो, तमाम चीज़ें पूछा जा रहा है। कितनी फोर्स थी? 50 के आसपास में मैम। और चौराहे पे भी बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे पुलिस फोर्सेस चौराहे पे भी खड़े थे। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ से हटाने के इरादे से आए थे आप? मैम बिल्कुल हटाने के इरादे से आए थे मैम। वो गन लेके क्यों आए थे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था।
डू वी लुक लाइक टेररिस्ट? हम लोग कोई टेररिस्ट या कोई आतंकवादी कोई संगठन से तो जुड़े हुए हैं नहीं। और वो इस तरह से बात कर रहे थे तो ताकि बच्चे डर के यहाँ से छोड़ जाए, वो छोड़ कह भी रहे थे कि अब हो गया, तुम अनशन खत्म करो, बहुत हो गया तुम्हारा। आने के बाद स्टूडेंट लोग को खूब डराते हैं, धमकाते हैं, फिर बाद में मीडिया वाला के सामने सफाई देते कि हम लोग तो आए थे अनशन में, जो बैठे उसको बोल रहे थे कि अनशन तोड़ दीजिए, हम लोग सरकार बात मान ली है करके बोलते हैं। अगर ऐसी बात रहती है तो जब दिन में जब 7 बजे 8 बजे तक सारे स्टूडेंट इतना भीड़ रहते, पूरा स्टेडियम में भरा हुआ रहता, उस समय प्रशासन क्यों नहीं आती है? रांची का प्रशासन आधी रात को एक्शन मोड में दिखा, लेकिन छात्रों को धरना स्थल से जबरन हटाने की उनकी कोशिश सिरे नहीं चढ़ पाई। धरने के 19वें दिन छात्रों ने नई मांगे रख दी हैं। छात्र चाहते हैं कि जेपीएससी में हुई कथित धांधलियों की सीबीआई जांच हो। दूसरी मांग यह है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल परीक्षा रद्द हो, और छात्र अब सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करना चाहते हैं। छात्रों का कहना है कि ये मांगे पूरी होने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। बीजेपी कह रही है कि जब बातचीत के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है तो अधिकारियों को क्यों आगे किया जा रहा है? भाई सरकार ने जब 4 लोगों की कमेटी बना रखी है तो फिर वो कमेटी बात करे उन लोगों से। ये जिला प्रशासन, एसपी, डीसी क्या कर रहे हैं? या सरकार उस कमेटी को समाप्त कर दिया तो मुख्यमंत्री को घोषणा कर देनी चाहिए। छात्रों के इस आंदोलन में बीजेपी का कूद जाना जेएमएम और कांग्रेस दोनों को बहुत नागवार गुजर रहा है। झारखंड सरकार आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने इस छात्र आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। तो छात्रों का जामा पहन के कुछ लोग अपने आप को पॉलिटिकल होते हुए भी उनको भड़का रहे हैं, या मुझे लगता है इसमें भाजपा का भी बहुत बड़ा रोल है। उनके बड़े बड़े नेता जाकर उनके पीछे बैठ रहे हैं, उनको आंदोलन खत्म नहीं करने दे रहे हैं। आपको पता होगा कि उस दिन जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कई भाजपा के नेताओं के चेहरे उस भीड़ में देखे गए, जो वायरल हुआ है। कि छात्रों की जो समस्या है, उनके आंदोलन का जो एजेंडा है, उस पर हेमंत सोरेन की सरकार काफी गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन इतना बात तय है कि हम छात्रों के एजेंडा पर संवेदनशील होंगे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर हम कोई काम नहीं करेंगे। रांची में छात्र आंदोलन की तपिश झेल रही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के लिए फिलहाल चुनौती दो तरफा है। एक तरफ है वो छात्र जो 19वें दिन भी आंदोलन में डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ है विपक्षी पार्टी बीजेपी, जिसने इस छात्र आंदोलन का एक सिरा पकड़कर न सिर्फ सोरेन सरकार बल्कि राहुल गांधी को लेकर भी हमले तेज कर दिए हैं। छात्रों के लगातार आंदोलन और बढ़ते दबाव के बीच झारखंड सरकार अब पर्दे के पीछे से पूरे मामले को संभालने की रणनीति पर काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि आंदोलन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांगों को लेकर बीच का रास्ता निकाला जाए और बातचीत के जरिए गतिरोध को खत्म किया जाए। इसके लिए सरकार के स्तर पर अधिकारियों और संबंधित पक्षों के बीच लगातार मंथन चल रहा है। सरकार ऐसा रास्ता तलाश रही है जिससे छात्रों की नाराजगी भी दूर हो और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों का समाधान भी निकले। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार की ओर से इस पूरे मामले में कोई बड़ा कदम या घोषणा सामने आ सकती है। फिलहाल सरकार खुलकर अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन पर्दे के पीछे बैठकों और बातचीत का दौर तेज हो गया है। रांची से हरिवंश के साथ मीनाक्षी कंडवाल की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको कचहरी में दिखाऊंगी आखिर भारतीय एयरलाइंस क्यों हो गई हैं इतनी लापरवाह। अव्यवस्थाओं के लिए आवाज उठाना और अपने हक की आवाज उठाना कहीं से भी गलत तो नहीं, लेकिन कहते हैं ना जैसे सीनियर्स को देखकर जूनियर्स भी सीखते हैं। तो जेन जी के अंदाज के बाद अब जेन अल्फा किस तरह से प्रदर्शन के जरिए, आवाज उठाकर, धरने के जरिए, अपने इंटरेस्टिंग तरीकों के जरिए सिस्टम को झुका रही है, ये तस्वीर उत्तराखंड से लेकर यूपी तक मिल रही है, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक दिखाई दे रही है। कहीं पर छाते को माइक बना दिया गया है तो कहीं पर गिरते पानी से बचने के लिए आवाज उठाई जा रही है, मेस के खराब खाने के लिए शिकायतें की जा रही हैं। और जितने तीखे अंदाज में जेन अल्फा इन मुद्दों को उठा रही है वो देखने लायक भी है, काबिले तारीफ भी है, और सिस्टम भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर भूल सुधार कर रहा है, ये बड़ी बात है।
ना दबे सहमे रहने की मजबूरी, ना व्यवस्था के आगे सिर झुकाने की लाचारी। खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये। तर आजची जो कल तक चुप थे, जो अब तक बड़ों के फैसले को अपना मुकद्दर मान लेते थे, अब वही बच्चे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जैन जी को हक के लिए सड़कों पर उतरते देखा तो अब जैन अल्फा यानी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने मासूमों ने भी खामोशी की जंजीरें तोड़ दी। ये उत्तराखंड का खटीमा है, सीएम धामी का इलाका। यहाँ एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक के 400 छात्र पढ़ाई करते हैं। कहने को आवासीय विद्यालय है, लेकिन बच्चों का आरोप है कि व्यवस्था गड़बड़ी की भेंट चढ़ गई। घटिया खाना, एक्सपायर्ड राशन, दूषित पेयजल और गंदे शौचालय। जब किसी ने नहीं सुना तो स्टूडेंट खुद प्रोटेस्ट करने लगे। 3 दिन तक प्रोटेस्ट किया। और हमें पता ही नहीं है कि एक एक्सपायर डेट है, और यहाँ पे गंदगी इतनी है, जनरेटर चलता नहीं है, लाइट आती नहीं है, बच्चे 2-3 बजे तक बेचारे ऐसे बिना जागे रहते। और मैम उसमें भी हमारी पीटी करवाती है सुबह की 5 बजे, और क्लास में बच्चे सोते हैं तो कहते हैं क्यों सो रहे हो, ये कोई बात होती है। और लाइट जैसे लाइट वगैरह नहीं आती है, और यहाँ पे बेंच नहीं है, एक तो बेंच नहीं है तो बच्चे कैसे काम करेंगे, घुटनों में रखकर काम करते हैं बच्चे। कुछ बच्चे की शिकायतें थी कि खाना सही टाइम से नहीं देते, खाने में कुछ सफाई से नहीं देते, तो बच्चे की मांग होती कि क्योंकि मैडम बच्चे की बातें रखती नहीं है, तो हमने ये बातें अपनी विभाग को बताई कि विभाग ने फिलहाल इन्हें हटा दिया। नारेबाजी शुरू हुई, अभिभावक भी साथ आए। जब प्रिंसिपल की ओर से धमकाने का आरोप लगा तो बच्चों का गुस्सा और बढ़ गया। मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र का था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के जरिए खबर तुरंत मुख्यमंत्री तक पहुंची। नतीजा, सीएम धामी ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया, प्रिंसिपल को हटाने का आदेश जारी किया और व्यवस्था सुधारने का सख्त निर्देश दिया। जिसके बाद छात्रों ने आंदोलन खत्म किया और परिसर धामी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। बच्चे जागरूक हो गए हैं, वो समझ पा रहे हैं कि हमारी मांगों को जब कहकर एप्लीकेशन लिखकर एक बक्सा भर के एप्लीकेशन लिखे हैं, घर वालों को बताते हैं, तो जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो जो है उनको धमका देती है, तुम्हारा बच्चा कौन है, क्या है। तो आप बच्चों ने धरने में बैठकर कल रात से खाना नहीं खा रखा है, ऐसे बच्चे हैं। उनका ये कहना है कि खाने की क्वालिटी बहुत खराब है, जिसकी 50 बार शिकायत कर दी है। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से आई। मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर चंदूपुर गांव। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से आज तक उनके गांव में पक्की सड़क नहीं बनी। इसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव वाले आए दिन जिला मुख्यालय पर आकर धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। रोजमर्रा की इस तकलीफ से परेशान होकर चंदूपुर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जैन अल्फा और ग्रामीण सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। हमारे गांव में रोड नहीं बन रहा है जब से हमारे भारत देश आजाद हुए थे। हाँ, तो हमारी पढ़ाई भी छूट चुकी है। 9th में थे, हमारी पढ़ाई कीचड़ की वजह से छूट चुकी है। अभी मिट्टी पुड़वाई थी तो उसमें बहुत कीचड़ हो गया, तब भी नहीं निकल पा रहे। आजादी से जब हुआ तब मेरे रोड नहीं बना मेरे गाँव। हम 5-6 बार आ चुके हैं और बच्चों की पढ़ाई थोड़ी रही। स्कूल हमारा पानी पर सब बरस रहा है, स्कूल यहाँ पर बच्चे। मासूमों का ये कदम प्रशासन को हिलाने के लिए काफी था। जिला प्रशासन की टीम गांव पहुंची, समस्या सुनी, आश्वासन दिया रोड बना देंगे। मजरों को जो जोड़ता है संपर्क मार्ग, तो वो निर्बाध रूप से चलता रहे। तो इसीलिए इसमें जो बरसात के कारण जहाँ जल भरा हो गया है या कहीं उबड़ खाबड़ हो गया है, तो वैसे जो पैच जो है उसको फिलिंग के लिए जो है हम लोग योजना बना रहे हैं और उसको जल्दी ही फिल करा के इसको मोटरेबल बना दिया। काफी हद तक ये मोटरेबल है, बट कहीं कहीं। और अब सवाल भारतीय एयरलाइंस में पैसेंजर्स की सेफ्टी की, क्योंकि दिल्ली और फुकेट की एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी जिसमें विमान 300 फीट नीचे आ गया था, उस मामले में ये तो साफ हो चुका है कि पायलट गांजे के नशे में था।
लेकिन एनडीटीवी इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है जिससे ये पता चलता है कि कैसे इस पूरे मामले में एयर इंडिया ने एक बड़ी अव्यवस्था को छिपा लिया है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एयर इंडिया की जिस फ्लाइट में पायलट की करतूत से हवा में दहशत फैल गई, उसका सिर्फ आधा ही सच सामने आ पाया था। लेकिन एनडीटीवी इंडिया के एक्सक्लूसिव खुलासे से पता चला है कि इस मामले में एयर इंडिया ने बहुत गंभीर लापरवाही बरती। खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट को पायलट गांजा पीकर उड़ा रहा था, बल्कि खबर यह है कि एयर इंडिया ने एक बड़ी तकनीकी फेलियर की बात छिपाई। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एयर इंडिया के उस विमान में बड़ी तकनीकी खराबी का पता चला था। विमान की लैंडिंग के तुरंत बाद एयर इंडिया के पास तकनीकी खराबी की पूरी रिपोर्ट आ गई थी, फिर भी मामले को दबाया गया। सूत्रों के मुताबिक सुबह 11:14 पर कॉकपिट से निकली मेंटेनेंस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम ग्रीन, ब्लू और येलो हवा में ही फेल हो गए थे। उड़ते प्लेन में ऑटो पायलट बंद हो गया था। एलिवेटर कंट्रोल में भी गंभीर तकनीकी खराबी आ गई थी। इमरजेंसी एग्जिट डोर के अलर्ट हवा में ट्रिगर हुए। राइट, फ्रंट और रियर डोर में फॉल्ट दिखा। इंजन 1 के एंटी आइस सिस्टम में भी खराबी दर्ज हुई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि यह सब कुछ जानते हुए भी एयर इंडिया ने झूठा बयान जारी किया और घटना को सिर्फ टर्ब्यूलेंस बताया। घटना के दिन दोपहर 1:14 पर एयर इंडिया ने इसे टर्बुलेंस से हुई मामूली घटना बताया, लेकिन तकनीकी फेलियर की बात छिपा दी। जबकि उस घटना में 20 यात्री और क्रू मेंबर्स घायल हुए थे। कई लोगों की हड्डियां भी टूटी थी। खुद इस विमान में सवार यात्रियों ने उस घटना के बारे में कैमरे पर बताया था। और उसके बाद एक झटके में फ्लाइट काफ़ी नीचे ड्रॉप करी, जिसमें जो भी सीट बेल्ट नहीं था जिनके, वो लोग सारे लोग उछल गए फ्लाइट में, ऊपर जाके टकराए। जिनके था उनको भी चोट आई। जैसे मेरी मदर इन लॉ मेरे बगल में ही बैठी थी, उनके सीट बेल्ट लगा हुआ था, लेकिन उनके ये जो साइड में जो होता है अपना हैंड सपोर्ट के लिए, उससे काफ़ी चोट आई। तो उनके रिब्स में फ्रैक्चर आया। तो कल हम लोग बाद में हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे जाके पट्टी वगैरह करा के, और उन्होंने बोला कि कुछ इसमें कर नहीं सकते, पेन किलर वगैरह इंजेक्शन दिया। फिर हम जयपुर आ गए। कितने लोग आप गए थे टोटल? यात्री तकरीबन जो थे उनकी क्या स्थिति थी, और भी यात्री आपके साथ में? बहुत सारे लोगों को बहुत चोट आई हुई थी। अभी हम लोग जो देख रहे हैं 5, 10, 15, कहीं पे 17, ये सब नहीं है। एक्चुअली बहुत लोग, ज़्यादा लोगों को चोट आई हुई थी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि गिनती इसलिए अच्छे से नहीं मिल पा रही है क्योंकि कोई अरेंजमेंट था ही नहीं, ना एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा ना। लेकिन फिर भी एयर इंडिया ने यात्रियों को मामूली चोटें होने का जिक्र किया। और फिर घटना वाले दिन शाम 6:55 पर एयर इंडिया ने अपना बयान बदला और उसमें से टर्बुलेंस शब्द हटा दिया, लेकिन तकनीकी खराबी का जिक्र तक नहीं किया। जब प्लेन में बड़ा फॉल्ट आया तब को पायलट को विमान को अचानक 300 फीट नीचे ले जाना पड़ा। एयर इंडिया के पायलट इन कमांड के डोप टेस्ट में गांजे का सेवन पाया गया। मुख्य पायलट 2 डोप टेस्ट में फेल हुआ था। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उससे सवाल उठ रहा है कि क्या पायलट के नशे में होने और खतरनाक तकनीकी खराबी का आपस में कोई संबंध है। इसका पता जांच से ही लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत की एयरलाइन कंपनियां इतनी लापरवाही क्यों बरत रही हैं? एयर इंडिया वाला सबक तो सबके सामने है ही। उनको जवाब देना ही होगा, उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम मिनिस्टर साहब को भी ट्वीट किए हैं, मेल किए हैं। राम मनोहर साहब है, हमारे मुरलीधर अन्ना मोहल जी है, उनको भी टैग करके उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि इनके ऊपर कार्रवाई करो। और पूरी जो एविएशन की वो वाट लग गई है, उसका कुछ तो एक्शन लेके लोगों को एक्शन से बात करो, अभी मुंह से बात करो, ऐसा हमारे रिक्वेस्ट है।
एक दिन पहले ही स्पाइस जेट की दिल्ली से पुणे जा रही फ्लाइट में भी ऐसी गड़बड़ी सामने आई कि एसी ने काम करना बंद कर दिया। फिर तो यात्रियों का सब्र जवाब दे गया और एयरपोर्ट पर ही नारे लगने लगे। बंद करो! बंद करो! बंद करो! स्पाइस जेट बंद करो! बंद करो! बंद करो! हमारे जान से खेलना बंद करो! बंद करो! बंद करो! एक दिन पहले ही एयर इंडिया की विजयवाड़ा दिल्ली फ्लाइट में भी तकनीकी समस्या पैदा हो गई, जिसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी और यात्री परेशान हो गए। हवा में उड़ने वाली मशीन में छोटी सी चूक भी जानलेवा हो सकती है। और जब सवाल हो पायलट के नशे में होने से लेकर विमान की गंभीर तकनीकी खराबी तक, तो जिम्मेदारी सिर्फ पायलट की नहीं, पूरी एयरलाइन व्यवस्था की बनती है। लेकिन सवाल अब और बड़ा है, क्या हमारी एयरलाइंस हादसा होने का इंतजार कर रही हैं? आखिर हवाई सफर में यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता कब बनेगी? कचहरी में अब खोलते हैं एक इंटरनेशनल केस जिसमें संविधान की टेक्निकलिटीज भी हैं और ग्लोबल डिप्लोमेसी को लेकर जबरदस्त खबर भी। चर्चा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की है। अमेरिका में 2028 में फिर से ट्रंप, इस बात की चर्चा है, लेकिन खुद ट्रंप ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि नियम कायदों के लिहाज से ये संभव नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देना, क्या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है या सीधे सीधे उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया है? इस संभावना को टटोलती है रिपोर्ट, देखिए। ईरान के इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने अपनी नई वॉर स्ट्रेटेजी दुनिया के सामने ला दी है। टॉप कमांडर और सलाहकार मोहम्मद रजा के मुताबिक ईरान का टारगेट जंग में अमेरिका को तुरंत हराना नहीं, बल्कि युद्ध को इतना लंबा खींचना है कि ट्रंप का कार्यकाल ही खत्म हो जाए। ईरान की स्ट्रेटेजी क्लियर है, अमेरिका को लंबे समय तक जंग में उलझा कर रखना, ताकि अगले आने वाली किसी भी अमेरिकी सरकार के लिए ईरान पर हमला करने की कीमत बेहद भारी साबित हो। जब भी हालात की मांग हो और आदेश मिले तो हमें दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन चलाने और अपनी जमीन से दूर मिशन पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। ये एक आक्रामक रणनीति की खासियतें हैं जिन्हें हासिल करना जरूरी है। IRGC को अब ये तैयारी करने और सही समय पर ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता विकसित करने का काम सौंपा गया है। ईरान की लीडरशिप का दावा है कि वॉशिंगटन बिना किसी स्पष्ट रणनीति के जंग लड़ रहा है। कभी खार्ग आइलैंड तो कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के दावे, यानी अमेरिका हर दूसरे तीसरे दिन अपने टारगेट बदल रहा है, अपने गोल्स बदल रहा है। 5 महीने की इस सीधी भिड़ंत में ईरान का मानना है कि उसने अमेरिकी रक्षा तंत्र की कमजोरियों को समझ लिया और अपनी मिसाइल निर्माण क्षमता को तेज बनाए रखा है। हमें ऐसी स्थिति बनानी होगी कि दुश्मन हम पर हमला करने की हिम्मत ना करे और हम सुरक्षित रह सकें। एक तरीका यह है कि इस युद्ध को तब तक लंबा खींचा जाए जब तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति का अगला कार्यकाल ना आ जाए और दुश्मन को भारी नुकसान ना हो। युद्ध के बाद दुनिया भर में ईरानी इस्लामिक रिपब्लिक को कई समर्थक मिले हैं। हमारे मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन कभी ना खत्म होने वाला है। सवाल ये भी है कि आखिर ईरान को इस लाइन पर बयान क्यों देने पड़ रहे हैं? जवाब है ट्रंप की एक अधूरी ख्वाहिश। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की नजरें 2028 पर टिकी हैं। ट्रंप कई मौकों पर चुटकी लेते हुए और संकेत देते हुए तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जता चुके हैं। वो इसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एग्जाम्पल भी देते हैं, जिन्होंने युद्ध काल में चुनाव टाल दिए और पद पर बने रहे। लेकिन क्या अमेरिका में तीसरे टर्म के लिए ट्रंप प्रेसिडेंट बन सकते हैं? Everybody asks me that question, and you know that the law is very strong on that. I'd love to run, but the law is very strong. I get asked by well, even tonight they're screaming at the event, 2028. Now everybody wants me to do it, but the law is very strong. जिस कानून की बात ट्रंप कह रहे थे उसे समझ लीजिए। अब जो 1951 में पास हुआ था वो साफ कहता है कि कोई भी शख्स 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के 4 बार राष्ट्रपति बनने के बाद से ये नियम पत्थर की लकीर है। ट्रंप खुद मानते हैं कि कानून बहुत मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद वो जनसभाओं में अपने समर्थकों के 2028 वाले नारों को खूब हवा देते हैं।
I think so, yeah. I mean, just so you understand, I like the other people in the race also. They're all Trump. I mean, they're all Trumpers, but, I endorsed her. I think she's great. It's really in honor of her brother, and she's really a very smart woman. Lindsey loved his sister. More than anything else, he would tell me about his sister, that she's just outstanding. He actually said, she's better than him. That was hard for Lindsey to say. ट्रंप की एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो कुछ छिपाते नहीं, लेकिन ईरान जंग शायद ट्रंप को बैकफुट पर धकेल दिया, क्योंकि अब ईरान के साथ उसके सपोर्टर भी, उसके प्रॉक्सीज भी आग उगलने लगे। यमन के हुती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट में सऊदी अरब से जुड़े एक व्यावसायिक जहाज तिहामा पर घातक मिसाइल हमला किया। तंजानिया के झंडे वाले इस पोत पर हुए हमले में 4 क्रू मेंबर्स की जान चली गई, जिनमें 3 पाकिस्तानी और एक इंडोनेशियाई नागरिक शामिल थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान अमेरिका और उसके साथ इजरायली सरकार और कई अन्य देशों के विरोध के बावजूद इस तरह डटा रहेगा, झुकेगा नहीं और आखिरकार दुश्मन को बातचीत के लिए मजबूर कर देगा। चलिए इसी के साथ रांची से कचहरी में और मेरे साथ इतना ही। स्टूडेंट्स की आवाज़ लगातार एनडीटीवी के इस माइक के जरिए आपके सामने हम बुलंद करते रहे। ये प्रयास और ये रिपोर्टिंग रुकेगी नहीं। हालांकि मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त। कल से आपसे होगी फिर स्टूडियो में मुलाकात। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।